वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे आरएमएस वैल्यू। अब उसी कड़ी को आगे हम बढ़ाते हुए कुछ और रेशियोज के बारे में हम आज बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रेशियो है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन में गिवन है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आप फॉर्म फैक्टर को कह सकते हैं the ratio of RMS value to average value is the form factor of the waveform। कि किसी भी वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर क्या होगा, उसकी RMS वैल्यू और उसका एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है वो हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो जैसा कि आपको पता है RMS वैल्यू की वैल्यू क्या आई थी, Im/√2, और हमारे एवरेज वैल्यू या जो मीन वैल्यू थी उसकी वैल्यू थी 2Im/π। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हुई, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हुई। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंगल फेज एसी क्वांटिटी का फॉर्म फैक्टर क्या होगा फुल वेव के लिए, तो कितना आएगा, 1.11 आपको इसका फॉर्म फैक्टर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कोई भी यूनिट नहीं लिखी है। तो जब भी कोई आप क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसी होती है, सेम क्वांटिटी होती है। तो उस केस में उनकी यूनिट्स क्या हो जाती है, उसकी यूनिट नलिफाई हो जाती है। इट मींस वो कैसा हो जाती है, क्वांटिटी यूनिट लेस हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी फैक्टर अगर वो कैसा है, किसी रेशियो के फॉर्म में है, तो वो मोस्टली कैसा होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पीक फैक्टर। इस पीक फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पीएफ। तो केपी इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि पीएफ जो होता है वो हम पावर फैक्टर के लिए भी यूज करते हैं। तो पीक फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू इज द पीक फैक्टर ऑफ द वेवफॉर्म। किसी भी वेवफॉर्म के जो पीक फैक्टर होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का क्या होता है, रेशियो होता है। मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी थी क्या आती है, कोई भी वेवफॉर्म है आपका, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जिस पर उसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये अगर करंट सोर्स है या करंट के लिए वेवफॉर्म है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू Im होगी, अगर वोल्टेज का सोर्स है तो Vm होगी। तो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Im, और आरएमएस वैल्यू आपको पता है क्या होती है, Im/√2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.41। यहाँ पे भी रेशियो को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी या इसकी यूनिट क्या होगी, तो ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फैक्टर यूनिट लेस होता है और सिंगल फेज फुल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1.11, और पीक फैक्टर की वैल्यू होती है 1.41 या √2 किसी भी सिंगल फेज आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के लिए। अब हम इस पे बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो अभी तक हमने क्लास में पढ़ा है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, और जो हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी थी उनसे हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द मैक्स by the equation I is equals to 100 sin 314t। आपके पास एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की इक्वेशन गिवन है। कैसी इक्वेशन है, I is equals to 100 sin 314t। तो सबसे पहले जब भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इस तरीके से आपको इक्वेशन गिवन होगी तो आप इसको कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, I is equals to, हमारे पास इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, Im sin ओमेगा t, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर इसमें फेज डिफरेंस भी होता तो +π या -π इसके साथ ऐड ऑन होता। तो यहां पर देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, I is equals to Im sin ओमेगा t। ये कोई भी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कौन सी वेवफॉर्म, साइन वेवफॉर्म। ठीक, अब हमारे पास इक्वेशन है I is equals to 100 sin 340t। ये हमारी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज की हमको इक्वेशन गिवन है।
तो पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो आपको बहुत सारी क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएंगी। जैसे पहले क्या गिवन है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने आपको बताया कि आयन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू को। इस आयन की जगह यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, 100। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, Im इज इक्वल्स टू 100 एम्पियर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 100 एम्पियर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला गया फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या गिवन है, ओमेगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ओमेगा, फ्रीक्वेंसी का तो कोई टर्म ही नहीं है सर यहाँ पर, आप बोलेंगे। तो आपको पता है कि ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ये आप पढ़ के आए हैं 12th क्लास में, ठीक। और टी क्या है यहाँ पर, ये है आपका टाइम पीरियड। अब टी, या इसको हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, या इसी को आप बोल सकते हो एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा किसका रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी का टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई टी। अब ओमेगा क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैं कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एंगुलर, मतलब जो सर्कल में घूम रही है वो वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, किसी भी सर्कल में जो घूमती है उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो सकता है, मोस्टली 360 डिग्री। और 360 डिग्री को रेडियन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं 2 पाई, ठीक, अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया, 2 पाई अपॉन टाइम, इट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो इस तरीके से आपको ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अब टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, इसको जब मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। तो इसीलिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एफ। अब हमको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे गिवन है ओमेगा की जगह 340। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 340, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 पाई एफ के इक्वल होती है। क्लियर, ओमेगा आपको पता है कितना होता है, 3.14। अगर आप उसकी क्वांटिटी लिखेंगे तो ये 314 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 एफ। अब यहाँ पे 314 और यहाँ 3.14, तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितनी बार कैंसल हो जाएगा, ये 100 टाइम्स। तो आप लिख सकते हो 100 इज इक्वल्स टू 2f। सो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 100 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, 50 हर्ट्ज आपको फाइंड आउट हो गई। अब हम थर्ड क्वांटिटी निकालते हैं। थर्ड क्या है आपका, टाइम पीरियड। तो यहां से देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड कैसे निकालना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, 50 हर्ट्ज, और टाइम। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपने अभी रिलेशन पढ़ा, t इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन f। ये आपने रिलेशन पढ़ा। फ्रीक्वेंसी अभी कितनी निकल के आई, 50, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू कितना टाइम पीरियड आएगा, 0.02 सेकेंड। इट मींस एक साइकिल कंप्लीट होने में उस एसी क्वांटिटी को कितना टाइम लग रहा है, 0.02 सेकेंड आपको लग रहा है। ये जो आपकी एसी क्वांटिटी है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, 100 एम्पियर, उसकी एक साइकिल कंप्लीट होने में इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है आपका, इसको कितना टाइम लग रहा है आपके, इसको टाइम लग रहा है आपका 0.02 सेकेंड। अब हमको थर्ड या फोर्थ फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर t इज इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड।
अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पूरी साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 0.02 सेकेंड। अगर आपको इससे डायरेक्ट निकालना है तो आप देख सकते हैं 0.02 सेकेंड यहां से लेकर यहां तक की साइकिल कंप्लीट होने में, तो 0.01 क्या होगा, हाफ साइकिल, और उस पॉइंट पर आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि करंट ऑफ वैल्यू आफ्टर 0.01 सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि जो ये दिखा रहा है वेव फॉर्म में, क्या वो मैथमेटिकली भी आता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी इक्वेशन में जो आपके पास इक्वेशन दी है और t की जगह क्या प्रूफ कर देंगे हम, 0.01। तो इक्वेशन है आपके पास I इज इक्वल्स टू 100 साइन 314 इंटू 0.01। ये हमारे पास टाइम पीरियड है जिस पर हमको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 साइन 3.14 और 100 साइन, अभी हमने आपको बताया पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो साइन किसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पाई, और आपको पता है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 एम्पीयर। तो यहां से भी आपने रिप्रेजेंट कर लिया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि 0.01 सेकंड के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वेव फॉर्म से भी आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल टाइम पीरियड कितना हमारे पास, 0.02 सेकंड। इट मींस एक साइकिल कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, 0.02 सेकंड। तो हाफ साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 0.01। उस हाफ साइकिल का करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप इस आई की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने इस यूनिट से काफी कुछ पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज क्या है, डीसी क्वांटिटी क्या है, अल्टरनेट्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, जैसे कि एवरेज वैल्यू है, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में, और उस पे बेस हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो काफी इजी न्यूमेरिकल था, और अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट लिख देंगे तो उसके मैं रिप्लाई आपको जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास इसी उम्मीद के साथ मैं कंप्लीट करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।